अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इनइक्वालिटी का टॉपिक कर रहे थे। इनइक्वालिटीज का जो टॉपिक है वो हम कर रहे थे और हमने उसमें एक क्वेश्चन करा था दैट वाज जून 2011। इनइक्वालिटीज में ये बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन है। अब हम रख रहे हैं नवंबर 08 पेपर 116। हम लोग इनइक्वालिटीज का टॉपिक कर रहे थे, उसमें हमने एक क्वेश्चन ये वाला किया था, सॉरी हाँ। उसके बाद हम रख रहे हैं जून 11 पेपर 1 का 4। ये बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन है और इसमें आप लोग पहले क्वेश्चन रीड कर लो। जून 11 पेपर 1 4। क्वेश्चन आप चाहो तो स्क्रीन से ही कॉपी कर लो। क्वेश्चन चाहो तो स्क्रीन से कॉपी कर लो और मुझे सॉल्व करके दे दे। ये है जून 11 पेपर 1 4। जून 11 पेपर 1 4 और ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला। ठीक है, इसका पहला पार्ट बहुत सिंपल है कि आप इनइक्वालिटीज का ये वाला पार्ट बहुत ही सिंपल होता है, बस आप उसको रीअरेंज कर दो। नंबर लाइन बनाना इंप्रेसिव होता है, अगर आप नंबर लाइन बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। वर्किंग वर्किंग कंपेयर करें। मैंने इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया। नहीं, वो अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज अरीशा गुड क्वेश्चन, बट वी हैव टू सी कि ना इस तरफ आओगी ना तो -2 के साथ डबल इनइक्वालिटी है, तो उसमें सर्कल शेड हुआ है, तो -2 इंक्लूसिव है। इस तरफ आओगी तो 2 से पहले इनइक्वालिटी शेडेड नहीं है, इसका मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 एक्सक्लूसिव है, इसलिए 2 शामिल नहीं किया मैंने। तभी तुम देखो यहाँ सर्कल खाली है अंदर से और यहाँ ये छोटा वाला सर्कल भरा हुआ है।
सर हम इनइक्वालिटी को ऐसे भी तो शेड करते हैं कि पहले -2 तक कैरो जाएगा और -2 तक, और बीच में इनके जो एरिया आएगा उसको शेडेड रीजन बना देंगे। नहीं, शेडेड रीजन वाली चीज तो आप तब करोगी ना जब वो इंटीजर ना बोले। देखो इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब है कि आपको सारे नंबर नहीं लेने। अगर इंटीजर का कॉन्सेप्ट देखें तो इंटीजर का मतलब है कि -2 के बाद -1 आप शेड नहीं करते। वो एक और चीज होती है जब सारे नंबर लेने हो। -2 के बाद मुझे -1 लेना है, -2 और -1 का जो बीच वाला नंबर्स है वो मुझे नहीं लेने। तो इंटीजर में सारा रीजन शेड नहीं होता। शेडेड का तो अभी मैंने कोई जिक्र नहीं किया। वो शेडेड का मतलब ये होता है, देखो यहां से चेक कर लो, ये जो इनइक्वालिटी बनी हुई है इस सवाल में दी हुई है ना, तो आपको इस इनइक्वालिटी को गौर से देखना है कि इसका मतलब कि ये रूल मैंने पिछली क्लास में लिखवाए थे कि जब डबल इनइक्वालिटी हो तो आप उसमें, जब भी डबल इनइक्वालिटी आ जाती है तो आप उसमें ये शेड करते हैं, और जब सिंगल इनइक्वालिटी आती है तो ये वाली शेडिंग होती है। नहीं, ये तो रेगुलर किसी इनइक्वालिटीज तो हमारी किसी रेगुलर क्लास में हुआ है। ये सारी जो रेगुलर क्लासेस हो रही है ना उसमें तो नहीं, रिकॉर्डिंग में सब नहीं होता। बहरहाल अभी नोट कर लो, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपने उस वक्त भी नोट नहीं किया तो ये इशू नहीं है। लेकिन ये कि वैसे जो रेगुलर क्लासेस है ना वो भी काफ़ी सारी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी एक्स्ट्रा क्लास, जैसे अभी एक्स्ट्रा क्लास हो रही है, मेनली मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ। देखो ये रूल है ना, ये रूल आप सब लोग देख लो। अगर किसी के पास भी रूल लिखा हुआ नहीं है तो वो इसको अब कॉपी कर ले। अगर किसी के पास भी लिखा हुआ ना हो तो वो अब कॉपी कर ले। चले हेडिंग डालिएगा शेडिंग रूल्स। Always check that question considers the shaded or unshaded region as the required region. चलें अब ये वाला रूल नोट करिएगा, नोट सेक्शन में आ जाए। स्क्रीन मेरे पास से तो शेयर हो रही है। आप बाकी लोग बता दें कि क्या आप लोगों के पास स्क्रीन शेयर हो रही है, पता चल जाए। मेरे पास से स्क्रीन शेयर तो जा रहा है। एक बच्चे को कंप्लेंट आ रही है कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सो क्या बाकी लोगों के पास स्क्रीन शेयर हो रही है?
अच्छा, मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ। मैंने स्क्रीन शेयर दोबारा किया है, जरा आप लोग चेक करें कि क्या अब आप लोगों के पास स्क्रीन शेयर हो रही है। देखो, अब हम शुरू क्या कर रहे हैं शेडिंग रूल्स में, कि हमेशा आप क्वेश्चन पढ़कर पहले ये देख लो कि एग्जामिनर, सबसे पहले आप ये देख लो कि एग्जामिनर आपसे क्या चाह रहा है, एग्जामिनर को कौन सा रीजन, शेडिंग रूल्स में लिखा हुआ है कि ऑलवेज चेक दैट क्वेश्चन कंसीडर्स अ शेडेड और अनशेडेड रीजन, यानी पहले ये चेक कर लो कि एग्जामिनर कौन सा रीजन, एग्जामिनर जो है वो कौन सा रीजन देखना चाहता है, शेडेड रीजन देखना चाहता है या अनशेडेड। अब जरा देखो शेडिंग रूल नंबर 1, लेस देन और ग्रेटर का साइन, तो लाइन डॉटेड बनेगी, और अगर डबल इनइक्वालिटी हो, अगर डबल इनइक्वालिटी हो तो लाइन कंटिन्यूअस बनेगी। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, राइट साइड वाली जो स्क्रीन है वो कॉपी करिएगा। अगर सिंगल इनइक्वालिटी हो, अगर सिंगल इनइक्वालिटी हो तो लाइन डॉटेड होगी, अगर सिंगल इनइक्वालिटी हो तो लाइन डॉटेड होगी, और अगर डबल इनइक्वालिटी हो तो लाइन कंटिन्यूअस हो जाएगी। देखिए, ये वाली लाइन कंटिन्यूअस है, अगर सिंगल इनइक्वालिटी हो तो लाइन, अगर सिंगल इनइक्वालिटी हो तो लाइन डॉटेड होगी, डबल इनइक्वालिटी हो तो लाइन कंटिन्यूअस हो जाएगी। रूल नंबर 1, सब लोग रूल नंबर 1 अपने नोट्स में कॉपी कर लो। ठीक है, अब रूल नंबर 2 देखो, अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एक इक्वेशन है, अनशेडेड रीजन मुझे पता करना है, तो अनशेडेड रीजन इस लाइन के ऊपर है, और आप उसको जब मुझे अगर सॉरी अनशेडेड अगर पता करना है तो अनशेडेड इस लाइन के नीचे है। नीचे होने के लिए मैं ये वाला सिंबल यूज करूंगा, लेस देन और इक्वल टू। अगर मुझे अनशेडेड रीजन डिफाइन करना है तो अनशेडेड रीजन इस लाइन के नीचे, ये इसका अनशेडेड है, तो लेस देन के लिए या बिलो द लाइन के लिए ये वाला सिंबल यूज होगा। ये भी नोट्स में कॉपी करिएगा सब लोग, ये भी नोट्स में लाएं लेफ्ट साइड को।
नाउ वी मूव फॉरवर्ड। रूल नंबर 3, अगर ये वाला साइन हो तो उसका मतलब है बिलो द लाइन, इस वाले का मतलब है अबव द लाइन। ये साइन अगर हो और स्ट्रेट लाइन हो तो उसका मतलब है वर्टिकल लाइन, और अगर ये साइन हो तो उसका मतलब है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अ वर्टिकल लाइन। तो अब ये वाली जो स्क्रीन है, अब आपको नोट्स में रूल नंबर 3 कॉपी करना है। सबको नोट्स में आकर रूल नंबर 3 कॉपी करिएगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अब तुम्हें ये लाइन नजर आ रही है, ठीक है, अब तुम्हें ये लाइन नजर आ रही है, ये डॉटेड है, शेडेड इसकी राइट साइड पर है। अब अगर मुझे शेडेड को रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखूंगा x इज ग्रेटर देन 3। अब मैंने आपको ये पहले बता दिया कि ये सबसे बड़ी ट्रिक क्या होती है कि आपको ये पहले देख लेना है कि एग्जामिनर आंसर शेडेड पे मांग रहा है या अनशेडेड पे। अब अगर मैं इस लाइन पर आ जाऊं तो राइट साइड पे ग्रेटर है, लेफ्ट साइड पे स्मॉलर है, क्योंकि राइट साइड पे 3 से बड़े नंबर है और लेफ्ट साइड पे जाऊंगा तो 3 से छोटे नंबर है। ये वाली एग्जांपल नोट सेक्शन में कॉपी करो। ये तो पहले इसका
ऑलवेज चेक दैट क्वेश्चन कंसीडर एज शेडेड और अनशेडेड। ये मैंने पहले लिखवाया था, रिपीट कर रहा हूँ कि हमेशा पहले देख लो कि एग्जामिनर कौन सा रीजन मांग रहा है। अब आ जाओ अगले रूल्स पे। आपको इस तरह के क्वेश्चंस नजर आएंगे जो कई लोगों को बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। ये इनइक्वालिटीज पर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनी हुई होती हैं। एक्चुअली जितनी लाइनें बनी हुई होती हैं सब तीन बातों को फॉलो करती हैं। अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए। जो लाइन वर्टिकल होती है ऐसे, वो फॉलो करती है x इज इक्वल टू बी। जो लाइन ऐसे ऊपर जा रही हो उसका ग्रेडियंट प्लस होता है और उसमें तुम्हें c देखना चाहिए, y इंटरसेप्ट। जो लाइन स्लोप पर नीचे आ रही हो उसका ग्रेडियंट नेगेटिव होता है और उसमें भी तुम्हें c यानी y इंटरसेप्ट देखना चाहिए। अब जो इक्वेशन मशहूर है वो ये वाली है, इसी से सारे काम सॉल्व होते हैं। हाँ, ग्रेडियंट के लिए तुम्हारे पास ये भी फॉर्मूला है और ये भी है। तो अब सब लोग नोट्स में आ जाओ और नोट्स में आकर आप लोग इसको कॉपी करो, ये वाली चीज नोट्स में कॉपी करो। सब लोग ये रूल्स कॉपी करिएगा। हम रख रहे हैं नवंबर 11 पेपर 125, इसका एक पास पेपर क्वेश्चन रख रहे हैं। सब लोग ईयर नंबर नोट कर लो। नवंबर 11 पेपर 125। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देखने में बड़े एडवांस किस्म के लग रहे होते हैं। पढ़ो। द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। These graphs intersect to form triangle ABC. The region inside, अब उसने बता दिया कि मुझे शेडिंग वेडिंग कोई नहीं की, बस उसने कहा कि अंदर जो रीजन है वो मेरा कंसर्न है।
इज डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज। तो आपको ना इनसाइड को डिफाइन करना है। वन ऑफ दीज इज x इज y इज ग्रेटर देन x अपॉन 4। अब हमें क्या पता y इज इक्वल टू x अपॉन 4 कौन सी इक्वेशन है? इसका जजमेंट बड़ा सिंपल है। अगर तुम x को 0 करो, यहां पर देखो इधर, अगर तुम x को 0 करो तो y क्या आएगा? अगर तुम x को 0 करो तो y 0 आएगा। y 0 आ गया, 0,0। यहां पर कितनी लाइन है? 1, 2 और 3। सिर्फ एक लाइन ऐसी है जो 0 0 से गुजर रही है। इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूं, पिक कर सकता हूं कि ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका ताल्लुक इस वाली लाइन से है। इस तरह हम हर लाइन की इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसकी इनइक्वालिटी बना लेंगे। तो ये तो मुझे उसने खुद ही दे दी ना, y इज इक्वल टू x अपॉन 4। तो मैं एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए यहां आके लिख देता हूं y इज लेस देन x, सॉरी, y इज ग्रेटर देन x अपॉन 4। ये मसला तो उसने खुद ही सॉल्व कर दिया। अब आ जाओ इस वाली लाइन पर। देखो अभी मैंने नोट्स में लिखवाया कि ये जो लाइन होती है जो बिल्कुल सीधा जा रही है, ये जो लाइन है इसमें सिर्फ x आता है, x इज इक्वल टू 2। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि अब मुझे चाहिए ये वाला रीजन, ये मेरा रीजन है जो मुझे चाहिए। तो अब अगर मैं, जैसे एक बच्चे ने इसका आंसर बताया और सही बताया कि अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मैं बोलूंगा x इज ग्रेटर देन 2। x इज ग्रेटर देन 2 क्यों बोलूंगा? क्योंकि मुझे राइट साइड पे जाना है। अब रह गई सिर्फ एक इक्वेशन, देखो ये वाली। अब ये जो इक्वेशन है ये वाली, इस इक्वेशन को कैसे निकालूं? पहले मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसका c पता कर लूं। मुझे फॉर्मूला लगाना है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो वो फॉर्मूला लगाने के लिए मैं डेटा इकट्ठा करूं। देखो मेरे पास एक तो डायरेक्ट आ गई इक्वेशन। अब ये वाली इक्वेशन जो है मेरे पास ऊपर जो दी हुई है उसको मैं पहचानूं, 12.5। तो 12.5 का मतलब है 12.5। यहां से मुझे दिख रहा है कि ये 12.5 है। तो वैसे भी एक ही इक्वेशन बची है तो वो इसको दे दो। अब मुझे कैसे क्या पता कि इनइक्वालिटी क्या रखूं? रीजन नीचे है, ये रीजन है। नीचे होने का मतलब ये है कि आप उसमें सिंबल लगाओगे ग्रेटर का, ओ सॉरी लेस का। चलो अब आगे पढ़ो।
लिखा हुआ है ये उसने अब ये सवाल जरा ट्रिकी है, सब लोग पहले ये वाला सवाल गौर से पढ़ो फिर इसको मिलके करते हैं, लेकिन पहले सवाल पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये ट्रिकी पार्ट है। ठीक है, अब जिन्होंने गौर से पढ़ा वो कह रहे हैं एक्स कॉमा वाई ये कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, एक्स एंड वाई लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। वो कह रहे ट्राइंगल के अंदर जाओ, ट्राइंगल के अंदर जो पॉइंट्स हैं होल नंबर में, अच्छा ये चालाकी देख लीजिएगा, 2 के बाद 4 है तो यहाँ बीच में एक 3 भी है ना, फिर यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, होल नंबर में ऐसे चलना, 2 के बाद इधर 3 है, लिखा हुआ नहीं है, 4 के बाद 5 भी है। तो इस ट्राइंगल में जितने भी कोऑर्डिनेट्स मार्क कर सकते हो सब कर दो। फिर वो कह रहे हैं 7 कॉमा वाई, अब 7 कॉमा वाई कहाँ होगा, ये 6 है ये 8 है तो 7 यहाँ होगा। 7 कॉमा वाई में अगर मैं ऊपर जाऊं तो यहां से ऊपर आऊं तो एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो अगर आप गिने तो 1 2 3, अगर आप इसमें गिने तो कितने पॉइंट्स निकल सकते हैं, एक है यहां पर 7 कॉमा वाई में, एक यहां पर होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा और एक यहां होगा। तो इसमें जितने पॉइंट्स आते हैं ना सब आप मार्क करके रख लो, सबके ऑप्शन बना लो, क्योंकि आगे वो सवाल को सेट लैंग्वेज में लेके जा रहा है तो सेट लैंग्वेज में तो सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं फाइंड द मेंबर्स ऑफ द सेट पी दैट इज चोजन टू पॉइंट सी। अब वो पी के कोऑर्डिनेट्स की लिस्ट बना दो, क्लोजेस्ट टू पॉइंट सी कौन सा है, पॉइंट सी ये वाला, अच्छा इसके क्लोजेस्ट चाहिए, अगर मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, वो कह रहे हैं उसको क्लोजेस्ट चाहिए सी के। उसमें सारे पॉइंट्स मार्क कर दो, पहले ट्राइंगल के अंदर जाकर सारे पॉइंट्स मार्क कर दो। मैंने जो पॉइंट सेलेक्ट किया है वो ये वाला है, देखो ये बिल्कुल क्लोज है, 9,3, इट इज द क्लोजेस्ट पॉइंट, देखो। फाइन नंबर ऑफ टर्म्स पी इंटरसेक्शन क्यू, ये वाली लाइन देखो,
अब पी और क्यू के सेट बनाने पड़ेंगे, फिर कॉमन निकाल लेते हैं। मैंने देखो क्यू के सारे मेंबर्स लिखे हैं। क्यू में आ रहा है 7,2, 7,3, मैंने उनको यहाँ डॉट लगा के शो भी किया है। 7,2, 7,3, 7,4, 7,5। हमें क्या निकालना है? पी और क्यू का इंटरसेक्शन। तो अब इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पी में तो हैं। क्यू के साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो क्यू ही के पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने पी को लिखने की जरूरत नहीं की, क्योंकि पी में तो सारे ही पॉइंट्स आएंगे जो इस ट्राइंगल के अंदर हैं। हमें निकालना है पी और क्यू में कॉमन, तो सब लोग ये वाले डॉट लगा लो, ये वाले, और इस तरह क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिख लो और फिर ये क्वेश्चन कॉपी करो। वो सवाल में लिखा हुआ है P इंटरसेक्शन Q, तो हमने पहले Q के पॉइंट्स को मार्क कर लिया। उसने बोला था Q के कोऑर्डिनेट्स के हैं 7, तो ऐसे चलते जाओ, मैंने भी वहां भी टिक लगाए थे ना। ये Q के ऑप्शंस हैं, तो उनको मैंने फिर यहाँ ला के लिख लिया है, देखो ये लिखे हुए। अब मैंने ये बताया कि P का मतलब तो सारे पॉइंट्स हैं, जो ट्राइंगल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे P के बराबर हैं। तो P और Q में जो कॉमन होगा वो निकालेंगे। तो Q इज अ सबसेट ऑफ P, तो P के अंदर सारे मेंबर्स हैं, तो P और Q का इंटरसेक्शन करूंगा तो वापस Q आ जाएगा, और उसको गिन लो, 1, 2, 3, 4, तो ये हो गए 4 सेट्स। सही है। अब ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, और ये टॉपिक हम जो कर रहे थे इसका टाइटल है इनइक्वालिटीज।
वर्ड प्रॉब्लम, इनइक्वालिटीज में कोई वर्ड प्रॉब्लम तो नहीं आते आजकल, वर्ड प्रॉब्लम्स तो बहुत पुरानी किताबों में है। इनइक्वालिटीज में आजकल जितने क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं डायग्राम वाले, जैसे मैंने अभी कराया, तो डेफिनेटली पास पेपर की क्लासेस तो हमारी चलती रहेंगी ना, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स तो नहीं आते इनइक्वालिटीज में, वो तो पुरानी किताबों में शायद मिल जाए। लेकिन इनमें तो आजकल ये बड़े बड़े डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं। लेटेस्ट में तो शेडिंग के भी कम है, ज्यादातर यही वाले हैं जिसमें ना आपको नंबर बनाने होते हैं। सब लोग नोट्स में आकर हेडिंग डालिएगा, यही हमारी एक चीज रहती है काइनेमेटिक्स, इसके हमने नोट्स नहीं बनाए हुए। नोट्स एक्चुअली ऐसी चीज होती है कि वो छोटे से छोटे टॉपिक के बना लेने चाहिए, चाहे वो HCF हो, LCM हो, भले वो सिंपल इंटरेस्ट हो। तो मेरी कोशिश है कि नोट्स साथ साथ बन जाए। हाँ, पास पेपर की क्लासेस अब मैं सोच रहा हूँ कि चूंकि अब रमज़ान है तो सेकेंड हाफ में करने में ज़रा मुश्किल है, तरावी वगैरह होती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं उनको मर्ज कर दिया जाए। सारी क्लासेस में पास पेपर ही करते रहें, क्योंकि पास पेपर करने हैं और हमें ज़ाहिर है कि जितना भी स्पेस हमारे पास टाइम है वो सारी पास पेपर क्लासेस में सबको हम कह दें कि सब आ जाएं, और जो ना आ सके वो उसकी रिकॉर्डिंग देख ले। पहले हम लोग 7 बजे वाली क्लास भी कर रहे थे, 7 o'clock वाली। 7 o'clock में ज़ाहिर है कि फिर वो अफ्तारी का वक्त के बहुत क्लोज हो जाता है। तो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि ऑनवर्ड्स जो है पास पेपर की क्लासेस से मर्ज कर, जो हमारी रेगुलर क्लासेस में सबको इनवाइट कर लें कि पास पेपर हो रहे हैं, आप सब आ जाएं, जो जो जिसका क्लैश हो वो रिकॉर्डिंग देख ले। चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स, सब लोग ये वाली हेडिंग डालिएगा नोट सेक्शन में। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके दो यूनिट्स होते हैं, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन क्या है? मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो 3600 अपॉन 1000 से मल्टीप्लाई करें, इसका उल्टा कर दें अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी नोट्स में।
Formula for average speed is used when a journey completes in stages. In average speed include the time of rest also. ये जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ये तब लगाते हैं जैसे रेगुलर लाइफ में क्या होता है कि आप घर से निकले, आपकी स्पीड कुछ और होती है, मेन रोड पे पहुंच के कुछ और होती है, किसी हाईवे पर पहुंच के डिफरेंट होती है, आप सबको एवरेज करते हैं ना, तो ये वहां पर इसमें वो भी शामिल होता है जिसमें आप कहीं रुक जाते हैं, रास्ते में कोई सिग्नल है, ट्रैफिक जैम है, तो वहां आप रुके हुए होते हैं, उसको कहते हैं रेस्ट, वो भी इंक्लूड करना होता है। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। एग्जाम्पल देखें, अ कार ट्रेवल्स ऑन अ लेवल रोड एट 30 मीटर पर सेकेंड फॉर 50 सेकेंड, इट देन स्टॉप फॉर 5 मिनट, it then travel at 40 meter per second for 2 minutes, calculate its average speed। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। समझ में नहीं आ रहा क्या क्या। ये वाला क्वेश्चन कॉपी करिएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तरीका समझो। देखो पहला जो स्टेज है उसमें वेलोसिटी 30 है, टाइम 50 है, 5 मिनट का उसने रेस्ट किया है। थर्ड स्टेज में वेलोसिटी 40 है, टाइम 2 मिनट है, मैंने उसको शो किया है। आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। अब ये डेटा बनाओ, पहले आप सब लोग इस तरह डेटा बनाओ।
देखो अब ये स्टेजेस है ना, तो अब आप क्या करो कि सबसे पहले टोटल टाइम निकाल लो, सारे टाइम्स को ऐड करो, यू विल गेट द टोटल टाइम। फिर डिस्टेंस निकालो, टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, वो लगाओ। जब आप ये निकाल लें तो फिर आप देखो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये वर्किंग देखें।
स्पीड के केस में आप स्पीड्स को डायरेक्ट एवरेज नहीं कर सकते, जैसे वैसे नंबरों का एवरेज कर लेते हैं ना, तो स्पीड का एवरेज हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। जो स्पीड है, स्पीड्स में डायरेक्ट एवरेज पॉसिबल नहीं है। ये वाली स्क्रीन देखें, ये भी नोट सेक्शन में जाएगा। इसका मतलब है क्रॉस। ये एक गलत मेथड है जो मैंने शो किया है कि इस तरह नहीं करना। ये एक बेसिकली वर्किंग के ऊपर मार्क हुआ हुआ है कि ये वर्किंग ऐसे नहीं करनी। Acceleration is the rate of change of velocity. Unit is equal to ms minus 2. It's a vector. A is equal to change in velocity upon time. एक्सेलरेशन फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी गाड़ी 80 की स्पीड पे जा रही हो, आप गाड़ी को स्लो करें, 80 से गाड़ी आ जाए 70 पर, तो जो चेंज हुआ वो 10 है। आपकी गाड़ी 80 पे जा रही थी, आपने गाड़ी को स्लो किया, 70 पर आ गए, तो ड्रॉप हुआ 10 का। वो जो 10 है ना, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। ये वाली स्क्रीन देखें, ये कॉपी होगी।
अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि काइनेमैटिक्स में जो स्केचेस आते हैं उनसे हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कैलकुलेशन फिजिक्स वाले लोगों को वैसे भी आती हैं, लेकिन बहरहाल ये ऐसी चीज है कि इसका बहुत फायदा होता है, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन है वो फिजिक्स में भी है, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो हमारे एडमेस में भी है। हेडिंग डालिएगा कैलकुलेशंस ऑन वेलोसिटी टाइम स्केचेस, हेडिंग डालिएगा। सब लोग ये वाली हेडिंग नोट्स में डाल दो। ठीक है, अब हम इसमें बेसिक कैलकुलेशन देखेंगे। कैलकुलेट एक्सेलरेशन, कैलकुलेट अननोन स्पीड, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल। ये भी नोट्स में आएगा, ये भी नोट्स में कॉपी करिएगा। देखो, सबसे पहले मैं रख रहा हूं ग्रेडियंट यानी एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन होता है। आप ग्रेडियंट निकालने के लिए टेंजेंट भी बना सकते हैं। अब सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अगर आप एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालेंगे, अगर आप किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो शो करेगा एक्सेलरेशन, सिंपल y अपॉन एक्स।
ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, अगर आपको दिया हुआ हो कर्व, मैथ्स में ज्यादातर कर्व नहीं आते, फिजिक्स में आते हैं, एडमेंस में आते हैं, तो बहरहाल आना चाहिए, मैथ्स में टेंजेंट तो होता है ना कोर्स में। तो अगर आपको कर्व दिया हुआ हो तो आप टेंजेंट ड्रॉ करो और उस टेंजेंट को रखकर फिर ग्रेडियंट निकालो। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। देखो उसके नीचे ये वाली चीज आ जाएगी y अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो गया कर्व का इशू। अच्छा, अब अगर मेरे पास इस तरह की कैलकुलेशन आए तो कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है कि अगर ग्राफ 0 0 से शुरू हो रहा हो तो मैं क्या करूं कि y अपॉन एक्स लगा दूं, क्योंकि दूसरा नंबर तो 0 0 है तो 0 0 का तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकलेगा। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है आजकल, ग्राफ देता है और आपको ग्राफ से कहता है एक्सेलरेशन निकालो। ये कैलकुलेशन आप सब लोग एक मर्तबा देख लो, कॉपी करना चाहो तो फिर जाहिर है कि ग्राफ भी कॉपी करना पड़ेगा, वो आपकी चॉइस है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है कि अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है और ग्राफ शुरू हो रहा है 0 0 से, तो आप डायरेक्ट 20/10 कर दें तो आंसर आ जाएगा। अगर स्पीड अननोन हो तो सेम ग्रेडियंट का मेथड है और रेशो मेथड भी लग सकता है। अगर आपको ग्राफ से स्पीड निकालनी हो, ये जो सवाल आते हैं ना पेपर में, ये ग्राफ पेपर पे नहीं अक्सर होते, ये स्केच होते हैं, तो स्केचेस में आप रीड तो कर नहीं सकते,
तो इसके दो मेथड है, असल में ये एक ही मेथड है, उसको दिखाने के दो तरीके हैं। तो ये कॉपी करिएगा, स्पीड अगर अननोन हो तो उसके दो मेथड है। देखिए, अब अगर मुझे अननोन स्पीड निकालनी है, अगर स्पीड अननोन हो तो फिर इसके मेरे पास दो मेथड हैं जो मैं लगा सकता हूं। अगर स्पीड अननोन हो तो इसके मेरे पास दो मेथड हैं। अब अगर मैं यहां आ जाऊं तो देखें, मुझे ये मेरे पास लाइन है, ठीक है, और मुझे वो कह रहे हैं फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। आप सब लोग ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी करिएगा। ठीक है, अब मेथड क्या है जरा देखो। मुझे पता करना है कि 3 सेकेंड पे स्पीड कितनी है। उसी डायग्राम को अपडेट कर लो, उसी डायग्राम को अपडेट करो। अच्छा, ये ग्राफ पेपर पे बने हुए नहीं होते सवाल ना, तो अब हमें अंदाजा तो हो रहा है लेकिन हम उसको नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब मेथड बड़ा सिंपल है, रेशो सिमिलर फिगर का मेथड देखो। यहां पर एक छोटी ट्राइंगल मैंने बना दी है, उसमें मुझे v निकालना है। और अगर तुम आगे आओ तो एक बड़ी ट्राइंगल बन रही है, उसमें ये 20 है, ये 10 है। सिमिलर फिगर का जो मेथड है वो बड़ा सिंपल है, 20/10, ये वाला 20 और ये वाला 10 इज इक्वल टू v/3। तो इससे तुम आंसर निकाल सकते हो। साइड पे लिख दो सिमिलर फिगर मेथड। और उसमें ये वाली वर्किंग शेयर कर लो, ये वाली वर्किंग। On a straight line, acceleration is constant, so a ratio method can be used. स्ट्रेट लाइन पे एक्सेलरेशन सेम होता है, एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हैं 2, तो आप डायरेक्ट भी उससे उससे भी निकाल सकते हैं क्योंकि आपको एक्सेलरेशन पता है। ये इसका दूसरा ऑप्शन है। नोट्स में लिखिएगा, ऑन अ स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सो अ रेशियो मेथड कैन बी यूज्ड। ये कॉपी करिएगा।
ये वाली स्क्रीन देखें, ये दोबारा मत कॉपी करिएगा, सिर्फ इसकी लेफ्ट साइड पे देखें, ये जो लेफ्ट साइड पे वर्किंग हुई हुई है ये कॉपी कर लीजिएगा। ये उसी सवाल को करने का दूसरा तरीका, ये जो डब्बा बना हुआ है ना बॉक्स, ये बॉक्स कॉपी कर लीजिएगा विद अ फॉर्मूला बिलो इट। एक्सेलरेशन है मेरे पास 2, अगर अगर आपकी लाइन ओरिजिन से शुरू ना हो रही हो तो फिर आप रेशियो मेथड मत लगाएं, फिर वो पूरा लगेगा ग्रेडियंट वाला मेथड जो है ना y2 माइनस y1। पहले तो 0 0 था तो वो मैनेज हो गया। अगर ग्राफ 0 0 से शुरू ना हो रहा हो तो फिर आप रेशियो मेथड नहीं लगा सकते। तो लिखिएगा कि इफ द स्केच इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, लिखिएगा इफ द स्केच इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन do not apply the ratio method. If the sketch is not starting from the origin, डू नॉट अप्लाई द रेशियो मेथड। उसमें फिर क्या करते हैं कि ये पूरा जो फॉर्मूला होता है ना, ये वाला, ये पूरा फॉर्मूला लगाते हैं और इसको लगा के सॉल्व करते हैं। उसमें 0 0 की फैसिलिटी नहीं होती। चलो नंबर 3, एरिया अंडर द स्केच डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये वाली चीज नोट्स में कॉपी करिएगा। ये मैंने कॉपी करने को नहीं बोला, ये बेसिकली एक क्वेश्चन का पार्ट है, तो ये ऐसे समझ नहीं आएगा। तरीका यही होता है, बट इसमें मेरे पास नंबर्स पूरे या तो कॉपी कराए जाएं, वो दूसरे नंबर्स हैं। हेडिंग डालिएगा एरिया अंडर द स्केच। अब ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है और सब बच्चों को याद होता है कि जो एरिया होता है वो मेंसुरेशन के किसी फॉर्मूला से निकल आता है। जैसे अब आपको ये दिख रहा है तो आप कह सकते हैं ना कि ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, और आप ट्रिपेजियम भी कह सकते हैं। मैंने इसको ट्रिपेजियम से डील किया है क्योंकि ट्रिपेजियम सबको उसका फॉर्मूला तो याद होता है, उसको लगा के मैंने सॉल्व किया है। ये वाली अब एग्जाम्पल पूरी स्क्रीन कॉपी होगी, एग्जाम्पल स्क्रीन कॉपी होगी।
ये बेसिकली एरिया निकालने का ये तरीका किसी भी मेंसुरेशन फॉर्मूला से लिंक हो जाता है। और हम आज के काम को यहीं तक रोकते हैं। काइनेमेटिक्स कंप्लीट है, अब इसके क्वेश्चंस पास पेपर क्लास में कर लेंगे। ये वाला टॉपिक कंप्लीट है और हम इसके क्वेश्चंस इंशाल्लाह अब अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू जी।